अस्सलामु अलैकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शुएब अख्तर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। सबसे पहले देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। इट्स अर्ली डिस्कवरी वाज अनडाउटेबली, इसकी जो अर्ली डिस्कवरी थी उसमें कोई शक नहीं था, ये बिल्कुल क्लियर डिस्कवर किया गया था। क्योंकि पिछले जितने भी ऑर्गेनाइज थे उनको जब डिस्कवर किया गया था तो उनमें काफ़ी साइंसदान का रोल प्ले होता था कि एक दिन उसकी डिस्कवरी बताई तो उसमें कुछ खामियां वगैरह नज़र आ गई, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने उसको बाकायदा से डिस्कवर किया। लेकिन न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेली था जिसको अनडाउटेडली मतलब डिस्कवर किया गया कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं रही। और इसको जब डिस्कवर किया गया तो सब ने मान लिया था कि वाकई सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस, इसकी प्रोमिनेंस की वजह से, नुमाया होने की वजह से इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। स्टैंड आउट स्लाइटली डार्कर देन, तो इसका जो कलर था वो डार्कर था, बाकी जितने भी सराउंडिंग था साइटोप्लाज्म था उससे क्या था, डार्कर था। और ये सही प्रोमिनेंट इसका जो कलर था वो नज़र आ रहा था, इस वजह से इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रही। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी अक्रेंस। इन एनिमल सेल ऑक्युपाइड मोर स्पेस, एनिमल सेल के अंदर इसकी ये काफ़ी स्पेस होती है क्योंकि ये उसके सेंटर में पाया जाता है तो ये स्पेस को काफ़ी घेर लेता है। लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे ये साइड की तरफ पुश किया जाता है। एनिमल सेल के अंदर तो ये सेंटर में मौजूद होता है, ये देख सकते हैं आप लोग इधर, ये देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर, ये हमारे पास न्यूक्लियस है ये। तो ये एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर साइड पे मौजूद होता है। साइड पे क्यों होता है, क्योंकि सेंटर में तो वहाँ पे क्या आ जाता है, बड़ा सा वैक्यूल आ जाता है, हमने पीछे डिस्कस किया था। तो वो जो काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स हैं उनको साइड पे धकेल देता है। इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है ये एनिमल सेल के अंदर सेंटर में होता है और ये काफ़ी स्पेस को घेर लेता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये साइड पे पेरिफेरल कहते हैं, किनारे को, किनारे की तरफ पुश किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में, इस वजह से प्लांट सेल के अंदर ये साइड पे मौजूद होता है। शेप की बात करते हैं, इसकी शेप इरेगुलर होती है या स्फेरिकल हो सकती है, इरेगुलर या स्फेरिकल। ये शेप जो इसकी है ये चेंज होती रहती है, ये या तो गोल होगी ऐसे स्फेरिकल, या तो ऐसे होगी इरेगुलर, या फिर ऐसे सर्कल टाइप होगी, गोल होगी, बिल्कुल स्फेरिकल होगी। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो मोनोन्यूक्लिएट जनरली प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल। मोनो का मतलब होता है एक, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस वजह से उन्हें हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। तो प्लांट और सेल के अंदर कौन सा न्यूक्लियस पाया जाता है, मोनोन्यूक्लिएट, सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। बाई न्यूक्लिएट, दो न्यूक्लिएट किस में पाए जाते हैं, दो न्यूक्लियस, बाई कहते हैं दो को, तो पैरामीशियम जो होता है उसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो बाई न्यूक्लिएट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी कहते हैं बहुत ज़्यादा को। तो सम कैंसीरियस सेल्स एंड फंगल सेल्स या मसल सेल कहते हैं, वहाँ पे कौन से न्यूक्लियस कितने होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब वो सेल डिवीजन होती है तो कैंसीरियस सेल जो होता है, न्यूक्लियस क्योंकि पहले ही डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो वो एक से ज़्यादा में डिवाइड हो जाता है। इस वजह से जो कैंसीरियस सेल्स होते हैं वहाँ पे सेल डिवीजन तेज़ी से होती है, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो अक्सर औकात मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक या एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ए न्यूक्लिएट मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स। ए न्यूक्लिएट का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। मेच्योर एरिथ्रोसाइट क्यों कहा गया, क्योंकि एरिथ्रोसाइट जो होते हैं इनमें रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं, या रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो जब ये शुरू में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो इनमें न्यूक्लियस या कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स का जो काम है वो ये है कि इसने ऑक्सीजन को कैरी करना है। जब इसने ऑक्सीजन को कैरी करना है तो इसमें हेमोग्लोबिन मौजूद होता है, लेकिन जब इसका ये है कि ये अपने स्पेस को काफ़ी खाली रखता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हेमोग्लोबिन होगा उतने ज़्यादा ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकेगा।
इस वजह से इसे ये न्यूक्लिएट कहते हैं कि जब एरिथ्रोसाइट का सेल जो मेच्योर हो जाता है तो उसमें ये न्यूक्लियस जो होता है ये डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और वो हेमोग्लोबिन को ज़्यादा ऐड करता है, फिर ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी कर लेता है। तो ए न्यूक्लिएट मतलब ये कि ये absent होता है, किस में absent होता है, एरिथ्रोसाइट के अंदर absent होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। और मल्टी न्यूक्लिएट कंसीरिया सेल जो हमारे पास हैं उनमें या फंगल सेल्स में ये मल्टी न्यूक्लिएट पाया जाता है। और जो हमारे पास पैरामीशियम है उसमें बाई न्यूक्लिएट, और जो हमारे पास प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स है उनमें ये एक पाया जाता है, मोनोन्यूक्लिएट। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबल एट नॉन डिवाइडिंग स्टेज, जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, उस वक्त ये क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, हमें नज़र आता है। लेकिन डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होनी होती है तो उस वक्त ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, सेल से गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होनी होती है तो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो सकते, जब वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होंगे, तो इस वजह से सेल डिवीजन के दौरान इसको डिसअपियर किया जाता है, इसकी जो न्यूक्लियर इनवेलप है उसको डिसअपियर किया जाता है। फिर वो जब सेल डिवीजन ख़त्म हो जाती है तो दोबारा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन के सारे ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है। तो सेल डिवीजन के दौरान इसे डिसअपियर किया जाता है, लेकिन जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, उस वक्त ये क्या हमें विजिबल होता है, नज़र आता है। कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमाटिन नेटवर्क रिप्लेस बाय क्रोमोसोम, जब सेल डिवीजन होती है तो उस वक्त क्रोमाटिन नेटवर्क को रिप्लेस किया जाता है क्रोमोसोम्स की जगह पे, तो ये उसकी कंपोजिशन है, मतलब ये कंपोज होता है क्रोमाटिन नेटवर्क पे। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म वो है, इसमें मौजूद होते हैं आरएनए, डीएनए सॉरी प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड है न्यूक्लियस का, उससे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें ये ऑर्गेनेलिज होते हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन और इन एंजाइम्स वगैरह। तो इसकी कंपोजिशन में दो मेन चीज़ें, एक क्रोमाटिन नेटवर्क है और एक न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड है न्यूक्लियस का। क्रोमाटिन नेटवर्क पहले प्रेजेंट होता है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था, जब डिवीजन उसकी होती है तो उसको रिप्लेस किया जाता है किसकी जगह पे, क्रोमोसोम्स की जगह पे। फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, इसका क्या काम है कि इसने सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को क्या करना है, कंट्रोल करना है। जैसा कि ग्रोथ हो रही है या मेटाबॉलिज्म का कोई भी काम हो रहा है तो इसने क्या करना है, उसको कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल दी हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो विरासती एक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग, जब कि कलर कौन सा होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल हो रही होती हैं। वो कंट्रोल क्यों होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि जब वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है तो इस वजह से न्यूक्लियस क्या करता है कि जितनी भी एक ऑर्गेनिज्म की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, हेरिडेटरी जो विरासती करेक्टरिस्टिक होती हैं, वो सारी न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका फंक्शन में सबसे पहले ये कि इसने सेल की जितनी भी एक्टिविटी होगी सारी को इसने कंट्रोल करना है। इसमें मेटाबॉलिज्म कम वाले या ग्रोथ हो रही, कुछ भी हो रहा है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। सेकंड पे ये है कि हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए क्या होता है, स्टोर होता है। जब इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो इस वजह से ये हेरिडेटरी जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप, इसका ये पहला स्ट्रक्चर है या पहले मौजूद होता है। सेकंड पे न्यूक्लियोलस है और थर्ड पे क्रोमोसोम है। इसके स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें पाई जाती है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बाहर वाली लेयर होगी इसकी, एक न्यूक्लियोलस और एक क्रोमोसोम। हम इन तीन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। तो सबसे पहले ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है कि न्यूक्लियस जो ये कौन सा ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं
और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें कितनी मौजूद होती हैं, न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है। बाकी हमने ऑर्गेनेलिज जितने भी डिस्कस किए वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज थे। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो सर्टन प्लेसेस पे कॉन्टिन्यूस होगी विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। क्योंकि हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम डिस्कस कर रहे थे कि उसका वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ मौजूद होती है। इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जितना भी होता है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। अब इसमें 2 मेम्ब्रेन मौजूद होती है, एक आउटर होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनक्लोज होती है न्यूक्लियर मटेरियल में। जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास ये है न्यूक्लियर इनविलाप, ये बाहर वाली जो लेयर है ये न्यूक्लियर इनविलाप है। इसमें ये न्यूक्लियस सारा मौजूद है इसके अंदर। इसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। और ये बाहर जो होता है ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ई आर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये बाहर वाला स्ट्रक्चर जो कि उसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस है, मुसलसल उसके साथ मौजूद है। तो इसमें 2 मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसका जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस होते विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर कॉन्टिन्यूस एट सर्टेन प्लेसेस। कुछ ऐसी जगह आती है जहाँ पे न्यूक्लियर इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वहाँ पे जो पोर बनता है वो न्यूक्लियर पोर होता है। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पोर, फिर वहाँ पे क्या बन जाता है, न्यूक्लियर पोर बन जाता है। ये आप लोग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसकी ये आप लोग जो येलो कलर की ये डार देख रहे हैं यहाँ पे भी ये एक ये हमारे पास मौजूद है, एक ये हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियर पोर हमारे पास मौजूद है। अब इन न्यूक्लियर पोर का काम क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये कैसे होते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं उस ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो आपस में मिल जाती हैं, तो वहाँ पे सुराख से बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। फंक्शन क्या है न्यूक्लियर पोर का, अलो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान मटेरियल को एक्सचेंज करवाती न्यूक्लियर पोर। सबसे पहला इसका काम यही है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल है उनको इसने एक्सचेंज करवाना है कि कोई चीज़ अगर बाहर जाना चाहे तो वो पोर के थ्रू चली जाए, और कोई चीज़ साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियस में आना चाहे तो वो इन्हीं पोर के थ्रू अंदर आ जाए। डी टू देयर यूनिक स्ट्रक्चर इट कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस। कुछ बड़े सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो उनको ये सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियर पोर करता है। ये हर चीज़ को अंदर नहीं आने देती। इसमें पोर का साइज़ का भी डिफरेंट होता है। तो इस जो चीज़ न्यूक्लियस के अंदर आना चाहेगी, अगर वो लार्ज है तो वो लार्ज पोर से आ जाएगी, स्मॉल है तो वो स्मॉल पोर से। इस तरह ये इसका डिफरेंस होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर बने हैं तो उन्होंने बाहर जाना है तो वो इन्हीं पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाएंगे। नंबर की बात करें तो न्यूक्लियर पोर के नंबर जो होते हैं वो हाईली वेरिएबल होते हैं, फिक्स नहीं होते, बल्कि वो चेंज होते रहते हैं सेल टू सेल। अगर इन अनडिफरेंशिएटेड सेल, ऐसे सेल जो अभी तक डिफरेंशिएटेड नहीं है, स्पेशलाइज्ड नहीं है, अगर उनकी बात करें तो उसमें इनके नंबर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है एग की। अब एग जो होता है ये स्पेशलाइज सेल नहीं है, इसका नहीं पता कि इसका क्या काम है फ़िलहाल, लेकिन जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगी बाद में जाइगोट बनेगा, फिर एक ऑफ स्प्रिंग आगे बनता है। तो जब तक एक सेल डिसाइडेड नहीं है कि उसका काम क्या है, तो उसमें जो होता है न्यूक्लियर पोर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। लेकिन जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं उसमें ये काम होते हैं उनका। उसी के एग्जांपल में हमारे पास है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का काम ये है कि इन्होंने रेड ब्लड सेल जैसा कि एरिथ्रोसाइट है, इनका काम है कि इन्होंने हेमोग्लोबिन को इकट्ठा करना है, फिर उस हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी है ब्लड के अंदर। तो ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में काम होते हैं जिनका काम फिक्स होता है, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड नहीं होते जैसा कि एग है उसमें ये बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं।
अब सेकंड पे हमारे पास है न्यूक्लियोलस, डार्कली स्टैंड बॉडी विदाउट मेम्ब्रेन। ये डार्कली स्टैंड बॉडी और इसके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। जब न्यूक्लियस को स्टेन किया गया, उसको कलर दिया गया, तो उसमें एक चीज़ ऐसी थी जो डार्कली नज़र आई, न्यूक्लियस से भी ज़्यादा डार्क थी, तो उसका इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस से भी ज़्यादा गहरा होता है और इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। यहाँ ये आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी इसकी ये शेप देख सकते हैं। ये न्यूक्लियोलस मौजूद है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट्स सेपरेट फ्रॉम न्यूक्लियर मटीरियल, तो इसका काम ये है कि इसने न्यूक्लियर मटीरियल को सेपरेट करना है। नंबर की बात करें तो वो एक भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियोलस की, तो इसके अंदर दो स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं। एक होता है पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स एरिया, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोमल यूनिट। पेरिफेरल कैसे, किनारे पे क्योंकि राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसका जो न्यूक्लियोलस सबसे पहले, एक तो इसका काम ये कि इसने राइबोसोम की सिंथेसिस करवानी है, ये फैक्ट्री होता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो इसका जो किनारा होता है वहाँ पे ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स जो होते हैं ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, तो वो ग्रेन्यूल्स क्या हैं, वो राइबोसोमल यूनिट्स हैं यार, हमारे पास राइबोसोम्स हैं। सेंट्रल फिब्रिल एरिया, फिब्रिल कहते हैं धागेदार को, इसका जो सेंट्रल एरिया है उसमें धागेदार स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि आरएनए या राइबोसोमल डीएनए, वो राइबोसोमल डीएनए जिन्होंने फर्दर आगे जाकर प्रोटीन और राइबोसोम की सिंथेसिस करवानी है। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। तो इसके किनारों पे ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं जो कि राइबोसोम्स हैं या राइबोसोमल यूनिट, और इसके सेंटर में फिब्रिल धागों की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि आरएनए या राइबोसोमल डीएनए होते हैं। न्यूक्लियोलस के फंक्शन की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, इसका काम है कि इसने मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवानी है, फिर वहाँ उससे आगे इसने उसको एक बेस बना के राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाएगा। सबसे पहले तो ये मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा, फिर राइबोसोम्स की, और फिर उसको जो राइबोसोम तैयार हो जाएगा उसको एक्सपोर्ट कर देगा न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हमारे पास सारा जो जितना भी हमने डिस्कस किया था वो किसके बारे में था, न्यूक्लियस के बारे में था। और हमारे आगे एक ही रहता है इसका पार्ट, वो है क्रोमोसोम, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।